नमस्कार दोस्तों। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ बॉम्बे के ट्रैफिक में ड्राइव करते हुए। टॉपिक है यूएस डॉलर, उसका वर्चस्व ख़त्म होता हुआ। यूएस डॉलर जो इस दुनिया में एक करेंसी है जिसका वर्चस्व हम जानते हैं पूरे विश्व पर है और कैसे इस समय कमज़ोर हो रहा है। और जितना ही ये पावरफुल करेंसी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी या 1970 के बाद जिसने जोर पकड़ा था, अब वो ख़त्म होता दिख रहा है। जैसे ही अभी 2018, 2020, 2025 जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? यूएस डॉलर की शक्ति ही उसकी कमज़ोरी बन गई है, क्योंकि उस शक्तियों को जिस तरीके से मिसयूज़ किया गया है अपने फ़ायदे के लिए, वही इसकी कमज़ोरी बन गई है। इससे पहले हम इस टॉपिक पर पूरा आए, थोड़ी हिस्ट्री समझें कि यूएस डॉलर इस दुनिया पे कैसे उसका वर्चस्व आया। जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद सब देश आज़ाद हुए हिटलर के राज से, तो राज तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक तरीके का दहशत से, और तो एक यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी मार खा चुकी थी और अमेरिका ने आखिर में एंट्री करके वर्ल्ड वॉर में पूरे विश्व को बचाया। कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में जैसे यूके, फ्रांस, रशिया, इन सब कंट्री को उन्होंने बचाया। इससे हुआ क्या कि यूएस कंट्री का अपना समय आ गया कि अब वो इंग्लैंड को पीछे कर अपने आप को ग्लोबल लीडर बना सके। तो इन सब देशों ने मान लिया कि यूएस डॉलर अब वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी बन जाएगा और बाकी सारी करेंसी को एक रेशियो बना के, जैसे कि उस समय पाउंड था, डॉइचमार्क था, और फ्रांस का अपना फ्रैंक था, लीरा इटली का था, तो ऐसे हर करेंसी को उसके सामने एक वैल्यू पे खड़ा कर दिया। अब इसमें एक शर्त थी कि जितना भी यूएस डॉलर का फ्री फ्लोट या वैल्यू होगी उसके पीछे उतना गोल्ड होगा, और गोल्ड की वैल्यू फिक्स करती थी 35 या 36 डॉलर पर आउंस। तो इससे ज़्यादा फ्री फ्लोट आप नोट छाप नहीं सकते हो और आप अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज पीछे गोल्ड आपको वोल्ट में स्टोर में रखना पड़ेगा। तो ये एक शर्त थी जिसके अंदर यूके, फ्रांस जो कंट्रियां थी उनकी ये शर्त थी, और धीरे धीरे इसको कहते थे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। जैसे 1970 में जब अमेरिका का ट्रेड बैलेंस बिगड़ा, उसके वियतनाम वॉर के खर्चे बढ़े और उसकी लोकल प्रॉब्लम्स बहुत हो गई अपनी कंट्री में, तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि डेट प्रॉब्लम ही थी, और जिसपे सर्विसिंग यानी कि डेट की सर्विसिंग जो होती है उसको कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट हमारी भाषा में, तो वो बहुत अमेरिका के ऊपर बढ़ गया था, तो जिससे वो एक आर्थिक स्थिति में फंस गया था अमेरिका। तो उसने किया क्या, उसको नोट प्रिंटिंग की एक मजबूरी बन गई थी कि अभी इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो यूएस डॉलर बढ़ाने पड़ेंगे। तो उन्होंने गोल्ड बैक हटा दिया, यानी कि 1971 में गोल्ड बैक जो यूएस डॉलर था उससे उन्होंने डीलिंक कर दिया, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया, जिससे फ्रांस को छटपटाया। परंतु उस समय 1945 से लेकर 1970 तक यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन चुकी थी और इसी में ट्रेड होना शुरू हो गया था, ग्लोबल ट्रेड। उस समय ग्लोबल ट्रेड में बस गिनी चुनी कंट्रियां थी, जापान गिन सकते हो और आप यूरोप और अमेरिका। तो क्योंकि एक कर्ज आ जाता है कि वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने इनको जिताया था और ये एलाइज नेशन सारे थे, तो एक कर्जदार बन जाते हैं। तो इसी तरीके से यूएस डॉलर का वर्चस्व बढ़ा, और 1970 से लेके समझ लो 1998 तक कि यूएस डॉलर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसकी पावर बढ़ाई और इसको ज़्यादा मिसयूज होने नहीं दिया। सैंक्शंस लगा है क्योंकि दुनिया में जब ट्रेड यूएस डॉलर में होता है तो इन्होंने सैंक्शंस के हिसाब से भी यूज़ किया, चाहे नॉर्थ कोरिया चाहे ईरान है इनके ऊपर, बट बहुत ज़्यादा मिसयूज नहीं हुआ था, तो इसकी शक्ति बनी रही। बट जैसे जैसे जिन देशों ने इसको चैलेंज किया, चाहे वो इराक है, लीबिया है, उस देश को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। अब 2008 के क्राइसिस के बाद ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जो हम कहते हैं वो बहुत इंटरलिंक्ड हो चुकी है, इंटरट्वाइंड है।
तो 2008 का जो प्रॉब्लम अमेरिका से खड़ी हुई थी वही सारी प्रॉब्लम विश्व में आई, यानी सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड में हर इकोनॉमी में आई, क्योंकि अब सब डोमिनेशन तो अमेरिका का ही है, चाहे वो इकोनॉमी की बात करो चाहे इनकी करेंसी को कुछ होता है तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में होता है। तो इस चीज को लेकर 2008 के बाद एक सोच आई इस दुनिया में कि अभी इसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा जाए। ये तो यूएसए जब चाहे जिस पे भी सैंक्शन लगा दे और जिस कंट्री उस पे उसको जमे नहीं, तो चाहे वो छोटी बात क्यों ना हो, तो ये डॉलर का मिसयूज होना स्टार्ट हो गया। ये धीरे धीरे शुरू तो 1990 के बाद से हो गया था, बट जैसे ही 2008 के बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो उस समय सब देशों को ऐसा लगा कि वर्चस्व अभी ठीक नहीं है कि एक करेंसी एक देश के हाथ में, जिसके कारण सब उसके नीचे लग जाते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स इकट्ठे हुए, बिटकॉइन आया, बिटकॉइन आते आते 2010-2011 हो गए, और जो नो डाउट यूएस डॉलर के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए ही बिटकॉइन आया। और गोल्ड में भी तेजी आई उसके बाद, 2011 में गोल्ड पीक कर गया था, उस समय की बात है। अभी फिर तेजी में है गोल्ड। गोल्ड बढ़ने का मतलब है कि विश्व में कोई आर्थिक प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है, जो अब तक जग जाहिर नहीं है। जब तक जग जाहिर हो जाएगा तब तक गोल्ड का भाव बहुत ऊंचा हो चुका होगा। तो अब इस वर्चस्व को देखा जाए जो यूएस डॉलर का था इतने सालों से, क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इन्होंने ही, अमेरिका ने एक घमंड सा आ जाता है अपनी करेंसी को लेकर, तो जब चाहे जिस पर सैंक्शन लगाने लग गए। जब एक चीज बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग जाए तो उसकी ताकत अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको चैलेंज करने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। इंडिया पे भी सैंक्शन लगे थे, चाइना ने भी समझा कि भाई ये इस करेंसी को कुछ भी होता है तो मेरी कंट्री में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब करेंसी वीक होती है तो मेटल्स महंगे होते हैं, गोल्ड महंगा होता है, तो मेटल महंगा होना मतलब महंगाई बढ़ना, जिसमें क्रूड ऑयल भी आता है, जिससे पेट्रोल ऑयल महंगा होता है। तो ये सारा लिंक हो चुका है यूएसए से, क्योंकि हम सारी ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, तो पूरा विश्व अभी एक दूसरे से ट्रेड करता है। पहले एक चीज लिमिटेड थी 1970 या 1980 1990 तक, धीरे धीरे कंट्रियां जुड़ती गई और अब सारे देश की इकोनॉमीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो एक और सिस्टम है जो आपको समझना है कि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम कैसे होता है। चलो डॉलर में तो होता है, बट पेमेंट कैसे होती है, उसको कहते हैं SWIFT, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। ये न्यूयॉर्क से रूट होता है, ये सारी राउटिंग न्यूयॉर्क से होती है। चाहे विश्व में कहीं पे भी पेमेंट हो रही, जिस देश में भी पेमेंट जा रही है, बट स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू ही जाएगी, मतलब न्यूयॉर्क से होके जाएगी, जो कम से कम एक दिन लेता है। कई कई देशों में 12 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी, डिपेंड करता है हमें न्यूयॉर्क से कितना नजदीक है वो देश। कुल मिला के 1 दिन लगता है या 1.5 दिन लगता है पेमेंट पहुंचने को। और ये पूरा विश्व का ग्लोबल ट्रेड जो है ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता रहा है, अब तक हो रहा है। अब इसके सामने चाइना ले आया है CIPS, वो भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पेमेंट सिस्टम है, जो कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट होती है पेमेंट। तो ये एक चैलेंजिंग है सिस्टम, क्योंकि स्विफ्ट का डोमिनेंस खत्म हो रहा है, डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो रहा है। अब चाइना अपना युआन डॉलर के आगे खड़ा कर रहा है, मतलब अपना एक ब्रिक्स नेशन भी इकट्ठे हुए हैं जो करेंसी को फ्लोट करना चाहते हैं डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसे सैंक्शंस हर कंट्री पे लग गया तो वो मजबूर हो जाएगा। अमेरिका अपने हिसाब से उसको मजबूर कर सकता है कि उसकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये ब्रिक्स नेशंस बने थे, BRICS, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अभी सऊदी अरेबिया है। तो इस तरीके से अब देखो कैसे डॉलर का धीरे धीरे वर्चस्व खत्म हो रहा है। और इतना ही नहीं, यूएसए की जो पॉलिटिकल डिसीजंस, जो उनके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, वो भी बदल रही है। जैसे स्टूडेंट वीजा हो गए, फिर आपके इमिग्रेशन लॉ हो गए, तो और वो मन चाहे तरीके से पॉलिसीज ला रहे हैं कि अगर बच्चा पैदा भी हुआ अमेरिका में तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जो अमेरिका वो कहा जाता था लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, जो वहाँ पैदा होगा वहाँ का सिटीजन कहलाता था। अब डोनाल्ड ट्रंप उसको भी चैलेंज करने लग गए हैं। स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं, 4 साल पढ़ते हैं या 2 साल पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कौन से कोर्स पे, पर उसके बाद एक गारंटी होती थी कि आपको 2 साल जॉब मिलेगी, क्योंकि आप इतना खर्चा करके आए हो अमेरिका में पढ़ने के लिए, तो आप अपना
खर्चा निकाल लो, या सेटल हो जाते हो तो अलग बात है, परंतु ये 2 साल की एक स्कीम होती है। अब ये स्कीम हट रही है, स्टूडेंट्स को निकालने की बात हो रही है, चाहे कोई भी देश के हो, तो एक विश्वास टूटता है। जैसे ही एक विश्वास टूटता है पॉलिसी को लेके, तो ऐसे लगता है हर जगह पॉलिसी कभी भी बदल सकती है, चाहे कोई भी पॉलिसी क्यों ना हो। हर एक को क्या चाहिए होता है, एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जो 2 3 4 साल या कह सकते हैं हमेशा के लिए एक पॉलिसी बनी होती है कि मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं यहाँ पैसा लगा के बैठा हूँ तो मेरा पैसा सिक्योर्ड है, या मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने यहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी होनी। सिक्योरिटी एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हर इन्वेस्टर के लिए, हर इंसान के लिए। तो अमेरिका उसके लिए माना जाता था। इनफैक्ट ये अमेरिका की बहुत पुरानी सोच रही है, 1940 से पहले की, कि वो अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे और उनकी लॉन्ग टर्म अप्रोच होती थी, पॉलिसी सॉलिड होती थी। ऐसी कोई पॉलिसी में वो बदलाव नहीं लाते थे जिसके कारण इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। तो ये अमेरिका की खूबी थी। बट आज, या कह सकते हैं पिछले कुछ समय से, या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, इनफैक्ट से पहले से ही थोड़ा सा देखो तो अमेरिका की पॉलिसियां वीक होती दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपने देश को जो उनकी आर्थिक स्थिति है या उनकी प्रॉब्लम है उसको संभालने के लिए वो हर कड़े स्टैंड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं। बट स्ट्रॉन्ग स्टैंड उस हिसाब से लेना होता है कि आपकी कंट्री की इनकम बढ़े और एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे बाहर का इन्वेस्टर हो चाहे अमेरिकन हो, बट एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। बट वो वन साइडेड पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके कारण जो बाहर के निवेशक होते हैं या बाहर के देश से जो पैसा लगाते हैं, या प्रॉपर्टी या कोई कंपनियों में या किसी चीज़ में, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यहाँ तक कि अमेरिकन कंपनियां खुद बात कर रही हैं कि वो अमेरिका छोड़कर कोई और कंट्री में उनका बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुके हैं। जब अमेरिकन खुद परेशान हो चुके हैं तो बाहर के देश का क्या कहना। इनफैक्ट बाहर के इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही सोचेंगे कि भाई ये देश में पैसा लगा के क्या मतलब। ये लॉन्ग टर्म नुकसान है, जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। कम से कम 10 साल लग जाएंगे इमेज बनाने में। इमेज टूटने में कितना समय लगता है? 1 मिनट। अपनी एक गलत स्टेटमेंट, एक गलत पॉलिसी जैसी आप लाते हो जिस समय पे, उसी समय आपका रेपुटेशन खराब हो जाता है। उसी को बिल्ड करने में फिर आपको 10 साल लग जाते हैं। तो कोई भी पॉलिसी एब्रप्टली नहीं आनी चाहिए, मन चाहे तरीके से नहीं ला सकते। ये आप कोई सड़क के व्यापारी नहीं हो, आप देश के प्रेसिडेंट हो, तो आपको उस हिसाब से पॉलिसीज लानी होती है। तो इसलिए आप देखो तो यूएस डॉलर का दुनिया में वर्चस्व खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज इतना मिसयूज हो गया कि वो सैंक्शन इतना ज्यादा लगने लग गया कि वो उसकी पावर ही खत्म हो गई, क्योंकि उसकी ताकत ही थी कि सैंक्शन लगने का डर। जब सैंक्शन हर एक पे लगना लग जाए तो फिर वो डर खत्म हो जाता है, फिर उसको चैलेंज करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अब चैलेंजेस बहुत आ गए, और ये अमेरिका ने समझ लिया है। आने वाले समय में अभी अमेरिकन खुद समझ रहे हैं, बाहर के देशों को भूल जाइए। तभी तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टेबल कॉइन्स और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, जिसकी आप गहराई से पूरी रिसर्च करें तो आपको समझ आएगा कि ये लिबर्टी थॉट वाले जो लोग होते हैं उनकी सोच की धारणा है, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो धीरे धीरे आप समझे कि ये अब आने वाले 5-10 साल वैसे नहीं होंगे जैसे हमने पिछले कुछ सालों से अपनी जिंदगी में देखा है। फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत बदलाव आएगा, पेमेंट सिस्टम में बहुत बदलाव आएगा, बैंकिंग सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज उनकी ट्रेजरी इनकम कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई हो जाएगी। जो करेंसीज जो पेमेंट करते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड है, ये बहुत फास्ट होने लग जाएगा। और धीरे धीरे ये जैसे अडॉप्ट होने लगेगा आगे आने वाले समय में, जब भी जो सिस्टम डेवलप होगा, जैसे मैंने कहा था चाइना का है CIPS, और भी देश ले आएंगे, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट सिस्टम इस दुनिया में आ जाएंगे। तो भरोसा उसी पे होगा जिसमें गवर्नमेंट का पीछे सपोर्ट होगा। या हो भी सकता है प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ऐसी। और दूरदर्शिता हो और आप समझें लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से, और ट्रम्प की फैमिली की भी इन्वेस्टमेंट देखिए, या वो ट्रम्प या एलॉन मस्क जिसको प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को, या नई नई कंट्रियों में काउंसिल्स बन रहे हैं और उनको नई क्रिप्टोज को लॉन्च कर रहे हैं।
और क्या सोच है इसके पीछे, क्या विशेष बात है, या हम कहेंगे कि प्रमुख बात है जो हर देश इस बारे में सोच रहा है। भारत को भी सोचना चाहिए। इस समय भारत इस एंगल पे सोच नहीं रहा है कि ये ग्लोबल डेट जो इस धरती पे है इस समय 350 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और ग्लोबल इकोनॉमी मोटा मोटी समझो 80 से 90 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। अब लोन देखिए और इकोनॉमी का साइज देखिए, ये इस धरती, इस ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है। तो लगभग 3.5 से 4 गुना ज्यादा लोन है और इकोनॉमी उतनी छोटी है। तो इसका मतलब कितना बड़ा बबल इस धरती पे है। ये पर्टिकुलर कोई कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज मिला के हैं, जिसमें से अब डेवलप्ड नेशंस जो आप कहते हैं, यूरोप, जापान, यूएसए, इन पे भी बहुत बड़ा कर्ज आ चुका है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा बबल है, डेट बबल, जो डेरिवेटिव्स मार्केट में भी बहुत बड़ा पोजीशन है, जो क्वाड्रिलियन डॉलर्स में है। हर आप एसेट क्लासेस जैसे कि आप करेंसी में डेरिवेटिव है, गोल्ड, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, इस सबको गिनेंगे तो इतना बड़ा पोजीशन इस दुनिया में बन चुका है, और इतना स्पेकुलेटिव इंटेंट या हो गया है, यानी जुआ खेलने की जो टेंडेंसी है, या सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहते हैं हेजिंग सिस्टम या फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो उसके डिटेल में मैं नहीं जानना बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से अमेरिका पे लोन बढ़ रहा है, जो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट 1 ट्रिलियन के ऊपर बढ़ चुकी है, तो ये प्रॉब्लम अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया की बन गई है। और दुनिया पे भी लोन है, कई कंट्री तो लोन चुकाने लायक नहीं है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, काफ़ी कंट्री इस दुनिया में है, इन पे लोन उतारने, लोन का ब्याज देने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो इतना लोन है कि वो देश बिक चुके हैं, इनडायरेक्टली वो बिके हुए देश हो चुके हैं, तो उनका कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया है। क्योंकि जब आपको पता है अगले आने वाले 100 साल तक भी लोन नहीं उतार सकते हैं, और आपको सिर्फ लोन का ब्याज उतारने में आपका 100 साल निकल जाए, तो ऐसे देश का क्या होगा। तो ऐसे बहुत देश हैं, ये एक नहीं है, काफी देश की बुरी हालत है आर्थिक स्थिति। तो जैसे कि मैंने कहा, 90 ट्रिलियन डॉलर की वर्ल्ड इकोनॉमी है और 350 ट्रिलियन डॉलर का लोन है, डेट। तो ये उतरने से तो रहा, तो कुछ फाइनेंशियल उथल फुथल होंगे आने वाले समय पे, जिसमें कोई नई करेंसी या कोई नई चीज आएगी या नया इजाद होगा, जो बड़े लोगों को पता होता है कि वो क्या चीज आने वाली है, वो सही समय पे अपना पैसा उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, चाहे गोल्ड ही क्यों ना हो। आम आदमी के लिए तो गोल्ड से ही कहा जा सकता है, बिकॉज उसमें दिमाग लगाने की चीज नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी आएंगे फाइनेंशियल सिस्टम, वो देखेंगे कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या आएगा, और चीज़ें बदलती दिख रही हैं इस समय। और जब बड़े बड़े लोग इसमें दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ आने वाले समय पे 4-5 साल में पता पड़ता है। इस तरीके से आपने देखा है कि कैसे एक यूएस डॉलर एक पावरफुल करेंसी थी, या यूएस एक पावरफुल नेशन था, और कैसे वो कमज़ोर हो जाता है अपनी ही नीतियों की वजह से। यहीं से आप समझ सकते हैं कि अपनी शक्ति ही अपनी मुसीबत बन जाती है। यूएस डॉलर की जो अपनी शक्ति थी उसकी मुसीबत बन गई, क्योंकि उसका मिसयूज होने लग गया। क्योंकि शक्तियों का जब भी दुरुपयोग होगा तो उसकी शक्ति अपने आप खत्म होगी, ये निश्चित है। ये हमने देखा है 1950 से लेके अभी तक, कैसे डॉलर उठा और कैसे अभी नीचे की तरफ जा रहा है। सो धन्यवाद सुनने के लिए। फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। नमस्कार। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।